हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, फैकल्टी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपसे एक लंबा संपर्क रहा, एक लंबा संबंध भी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के संदर्भ में अलग-अलग तरह से अलग-अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला, आपसे एक संबंध भी बना है। और इसी में जो आपसे कुछ सीखता हूँ, आपको ऑब्ज़र्व करता हूँ और उस ऑब्ज़र्वेशन के पश्चात जो मेरा अपना एक चिंतन होता है, वो आप लोगों से साझा करता रहा हूँ अलग-अलग डायमेंशन पर। और इसी तरह से आज जो मैं जिस डायमेंशन पर चर्चा करूँगा, वो मैंने अभी जो आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जो विशेषकर मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग, केवल मेरे प्रोग्राम के साथ-साथ, चूँकि मुझे इस संबंध में और भी बहुत सारे संस्थाओं द्वारा और बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, वहाँ भी मैं आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप अपनी तैयारी में बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो मुझे मेरे दृष्टिकोण से, हो सकता है वो आपके दृष्टिकोण से सही हो। उनको मुझे लगा कि मैं आपसे फिर एक बार इस यूट्यूब चैनल के मंच पर आपसे साझा करूँ और उनमें से जो-जो बातें ठीक लगे, उन बातों को आप ज़रूर गहराई से सोचिएगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अवचेतन तरीके से उन सब चीज़ों की गलतियाँ कर रहे होते हैं। हम देखा-देखी में लीक पीट रहे होते हैं और हम गहराई से नहीं सोचते हैं। और जब चीज़ें बिगड़ चुकी होती है, जब चीज़ें गठित हो चुकी होती है, उन परिस्थितियों में फिर हमारे पास जो है चीज़ें हाथ से निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी तैयारी के दौरान, मैंने पूरी बात ये है कि जो तैयारी के दौरान आप जो गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ कम करें या ना करें, और एक बेहतर तैयारी के लिए आपके क्या टिप्स हो सकते हैं, उन पे मैं आज चर्चा करूँगा। एक और चीज़ है, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम जो है, उसमें 400 स्टूडेंट्स आप हमसे जुड़ चुके हैं। अ, तो आप सबको बधाई कि एक एक पूरे देश भर से अलग-अलग राज्य से जुड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप सब लोगों ने जुड़े, आपने मिलने का अवसर दिया, तो आप सबको शुक्रिया। चलिए, मैं बिना समय गँवाए आज उन पहलुओं पे चर्चा करता हूँ। तो मैंने नाम दिया कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपकी तैयारी में हो सकती है। टिप्स जैसी कुछ नहीं है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो एक तो ये ऑब्ज़र्व किया, माई ऑब्ज़र्वेशन जो है, वो क्या है, वो मैं थोड़ा-सा आपसे साझा करता हूँ कि मैंने क्या देखा। मित्रों, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपके विशेषकर जो मैंने आपका मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम्स है, उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, वो बहुत ही थोड़ा मुझे चिंताजनक लगा। एक तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो मैं अलग-अलग जगह जाता हूँ, तो वहाँ मुझे मॉक इंटरव्यू के दौरान मिलते हैं। मतलब वो हर जगह-जगह मॉक इंटरव्यू दे रहे होते हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो एक आपकी तैयारी में आपने इस तरह से कि बार-बार मॉक इंटरव्यू देने से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, आपकी ऐसी समझ हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर जगह मैंने देखा कि आप बिना तैयारी के, कि एक उसी को तैयारी मान बैठे हो मॉक को देनी। तो वो जो गलतियाँ, जो बार-बार गलतियाँ करते हो, वो मुझे हर जगह उनमें गलतियाँ दिखाई देती है, वो कोई सुधार तो दिखाई नहीं देता है। ऐसे लगता है जैसे आप लीक पीट रहे हो कोई तैयारी के नाम पे, कि एक लीक पीटना जैसा मुझे स्टूडेंट्स का ज़्यादा नज़र नज़र आया। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि वो कई जगह देते हैं, एक ऐसा भी मैंने महसूस किया कि मॉक को वो एक फ़ॉर्मेलिटीज़ के तौर पर देखते हैं। आप सोचिए, 3 बड़े-बड़े सीनियर प्रोफ़ेसर, 3 बड़े मतलब 2-3 लोग आपके लिए बैठते हैं, कितने स्टाफ आपकी व्यवस्था करते हैं, और वो स्टूडेंट्स बेसिकली बिना ड्रेस के ऐसे ही चल के आते हैं, चलो ये भी दे देते हैं। और जहाँ कहीं हम लोग कई जगह ऐसे भी चलाते हैं जहाँ बिल्कुल निःशुल्क प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ तो जैसे स्टूडेंट गंभीर ही नहीं होता, सीरियस ही नहीं होता, तो फिर उसको फ़ायदे की जगह मुझे लगता है कि बहुत नुकसान ही होता होगा इसी जगह, क्योंकि कोई उचित ड्रेस नहीं है, अंदर एंट्री से लेके बैठने में ऐसे लगता है जैसे वो मॉक इंटरव्यू देख के आके जैसे उन पे एहसान कर रहे हो। ये मुझे महसूस हुआ, मुझे काफ़ी इस बात का दुःख भी हुआ कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन रहे हैं या बनने की सोच रहे हैं, उनमें ये प्रवृत्ति है। तो एक एक कई बार दुखद स्थिति भी होती है। वो जो कमियाँ जो एक एक जैसे एक जगह देखा, दूसरी जगह, तीसरी बार देखा, तो वो कमियाँ तो बार-बार आपके भीतर आ रही है, बल्कि कभी-कभी तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि केवल कमी ही नहीं आ रही है। एक कमी को दूर करने में
3 कमियाँ और मतलब 3 नई आर्टिफ़िशियलिटी, ओवर कॉन्शियसनेस हो जाते हैं कई स्टूडेंट तो कि पिछली बार मुझे ये फीडबैक दे दिया था, अब उस फीडबैक को दूर करने में 3 और बुराइयों को अपने साथ में जोड़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा है, आप लोगों में महसूस किया है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा था कि जो सभी के भीतर कॉमनली बहुत पुअर है। उसमें एक चीज़ है, वो है बोर्ड टीचिंग। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग स्किल बहुत मायना रखती है और इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे आती है, मतलब अंतिम प्रभाव छोड़ती है। और मैंने देखा है कि मैंने महसूस किया कि बोर्ड टीचिंग है दोस्तों, वो बहुत बहुत पुअर है। इससे जैसे आपने इसके साइंस को डेवलप ही नहीं किया हो या इस पे काम करना, जैसे होता है ना कि मुझे 2 मिनट निकाल के आना है, तो ये वाली स्थिति होती है। और जब स्टूडेंट को टॉपिक हमारी तरफ से दे देते हैं, जैसे पीएससीज भी देती है बहुत बार, तब तो स्थिति और भी बुरी हो जाती है। वो कहता नहीं, मैं तो बस 1 ही टॉपिक या 2 ही टॉपिक तैयार करके आया हूँ, उसके अलावा मुझे मत दे दीजिएगा। तो ये वाली स्थितियाँ देखी है। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका स्वाभाविक नेचुरलिटी है, जो आपका स्वाभाविक व्यवहार है। बार-बार पता नहीं आप कहाँ यूट्यूब पे से सुनते होंगे या कहीं से गाइडेंस लेते होंगे या बार-बार मॉक इंटरव्यू देने से, ये जो नेचुरलिटी है वो आपकी आँखों से गायब हो जाती है। और कभी-कभी हमें झुँझलाहट भी आती है इस चीज़ को। आपका जो सच्चाई है, मतलब आपकी आपकी जो ज़बान जो बोल रही है और आपकी आँखें और आपका जो फेस जो बोल रहा है, जो जो अभिव्यक्त कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये जो शब्द आप बोलते हो, इन शब्दों को कोई सुनता होगा या ये कोई मायना रखता है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात जो मायना रखती है वो है कि आपकी आँखें क्या बोल रही है, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, उसमें कितनी ईमानदारी है। वहाँ तो छोड़िए, मैं आपसे जब ये बिल्कुल एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर बात कर रहा हूँ, आपको भी मेरी बातों में तब तक विश्वास नहीं हो सकता जब तक मेरी आँखें और मेरे शब्दों का जो भाव है वो एक नहीं होगा। तो आप है ना, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें सुन के जो आर्टिफ़िशियलिटी डेवलप की है अपने भीतर, जो मैंने अधिकांशतः विद्यार्थियों में इस तैयारी के दौरान देखा है, वो तो बड़ी आपकी तैयारी नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर रहता है इससे बढ़िया तो। क्योंकि आपने अपनी मौलिकता को खो दिया है। एक जो सभी में कमियाँ देखता हूँ वो ये कमियाँ हैं। लिटरेचर की, मतलब आप सोचिएगा कि 5 किताबें पूछ लेते हैं तो जान निकल जाती है, पता ही नहीं है। अच्छा, कभी-कभी बुक्स का नाम भी बोलते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, अच्छा वो मलिक मलिक है, अच्छा वो शर्मा शर्मा है। आप सोचिएगा कि एक विद्यार्थी जो एकेडमिक फील्ड में आना चाहता है और वो मुझसे पूछे या कोई इंटरव्यू बोर्ड उससे कहे कि बताइए आपका पसंदीदा पेपर कौन-सा है? और वो कहे कि मेरा पसंदीदा पेपर एक्स, वाई या जेड कोई सा भी एक पेपर बताता है। और पलट करके हम ये पूछते हैं, चलिए बताइए बेटा, 3 पुस्तकों का नाम बता दीजिए इसमें। और वो उसमें फिर इधर बगले झाँकने लगे। तो आप खुद सोचिए, नहीं किसी और से नहीं, खुद से सवाल कीजिए। आपको क्या एकेडमिक फील्ड में जाना चाहिए और क्या आपको एकेडमिक फील्ड में चुना जाना चाहिए? तो ये सवाल गंभीर है, इस पे भी विचार करना। लेकिन ये बहुत ये मैं मुझे अधिकांशतः विद्यार्थियों, विशेषकर मेरे विद्यार्थियों के मॉक इंटरव्यू से पहले तो मैं कई स्टेप से गुजारता हूँ। लेकिन मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो जैसे ये तो ब्लंडर है, तो ये चीज़ देखता हूँ। एक 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 जो मेजर कमी है वो है कि आपको फैक्चुअल चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप नोट्स पढ़ते हो या यूट्यूब से देखते हो, आप बुक्स रीडिंग, आपकी हैबिट कमज़ोर हो गई। और इसका परिणाम क्या है कि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई क्लियर आंसर नहीं आता। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी अगर कंपैरिजन आ गया, मतलब तुलना करवा ली, तब तो और भी बुरा हाल होता है। और तुलना से आगे अगर एनालिसिस करवा लिया, तब और बुरा हाल होता है। और उस एनालिसिस से आगे अगर आपका मत पूछ लिया, नहीं कि आपका ओपिनियन क्या है, तो फिर हालत और कमज़ोर है आप लोगों की। एक ये कॉमन बात सभी में देखने को मिल रही है कि आप बहुत धीरे बोलते हो, और धीरे बोलना तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपकी एनर्जी मरी हुई, एनर्जी लेवल बहुत कमज़ोर हो, आपका ऊर्जा का स्तर बहुत कमज़ोर हो, आपका उत्साह बहुत कमज़ोर हो, उत्साह ही नहीं हो। तो होता है ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने तो आए, लेकिन आप में उसको उसकी चाहत नहीं है। ये मैंने कुछ बातें ऑब्ज़र्व की है, तो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए,
किसी की भी, आप लोगों की भी मुझे कमियां निकाल सकता हूँ, देख सकता हूँ, कोई और भी बता सकता है। ज़्यादा ज़रूरी फिर मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको क्या वो चीज़ बताऊँ जो जिससे आप एक सही रास्ता पकड़ सकते हो, जिससे आप एक सही स्ट्रेटजी बना सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हो। इसलिए कमियों के बताना ज़रूरी हो जाता है किसी भी सही चीज़ को उसके स्थान पे बताने के लिए। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आज आपके लिए लाया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे ऑब्ज़र्वेशन, मेरी समझ के अनुसार ये सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, वो है, किसी से ना सुनता हूँ, ना देखता हूँ, ना मुझे पता है कि लोग क्या बात करते हैं, किताबें क्या बात करती हैं, और ये किताबें है भी नहीं। बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी दोस्तों एक स्किल है, और जो कौशल का विकास है ना, वो कोई थ्योरी से नहीं आ सकता। ये महसूस किया, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें महसूस करता हूँ, लेकिन मैं शब्दों से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, कितनी पहुँचती है अलग बात है। लेकिन मेरे सामने बैठते हो आप तो मैं ज़रूर पहुँचा देता हूँ, जो मेरा अपना 1 टू 1 सेशन होता है उसमें मैं पहुँचाने मतलब आपको महसूस करवाता हूँ वो चीज़ें। तो क्या-क्या चीज़ें आपकी सही रणनीति क्या हो सकती है? तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने महसूस की है कि आपको क्या करना चाहिए। एक, आप है ना मॉक इंटरव्यू दें, मान लीजिए मॉक इंटरव्यू देते हैं कहीं, तो एक तो फर्स्ट स्टेप पे मॉक इंटरव्यू मत दीजिए। जब पूरी तैयारी अच्छे से हो, मतलब आप सब तरह से मानसिक तौर पर तैयार हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, तब आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। उससे पहले आप छोटे-छोटे ग्रुप्स में, या जैसे मैं मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में पहले 1 टू 1 में मॉक लेता हूँ, बोर्ड टीचिंग के समय मॉक लेता हूँ, 1-2 बार बीच में और छोटे-छोटे सवाल-जवाबों में आपको तैयार करते हैं, और फिर छोटे-छोटे ग्रुप्स बना देते हैं कि ये आपके अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, जिसमें आप लोग बातचीत करके छोटे-छोटे ग्रुप्स के माध्यम से कभी वीक में 1 बार ज़ूम या ऑनलाइन बैठ गए, कभी फिजिकली बैठ गए, तो उससे तैयारी करो पहले। लेकिन आप एक एक्सपर्ट बोर्ड के सामने जब मॉक देने जाओ, तो पूरी गंभीरता के साथ जाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ, सही ड्रेस में जाओ। मॉक से देने से पहले बिल्कुल शांत बैठो, जैसे आप पीएसी के भीतर जाओगे, और बिल्कुल एक एक जो होता है ना, अपना अपना माइंड में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। तो एक तो ये है, और जो वहाँ से फीडबैक मिले, वो कहीं भी हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कहीं भी, उसको गंभीरता से सुनो। और एक मॉक सफिशिएंट मानता हूँ, 2 हो जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर आपके जो अलग-अलग जो कमेंट्स आएँगे, उसमें फिर आप ओवर कॉन्शियस हो सकते हैं। तो मेरा अपना समझ है कि 1 या 2 मॉक दें, छोटे-छोटे ग्रुप्स में। एक में बहुत जो आपकी कमी मैंने देखी है, आपका मौलिकता वाली, आपकी आँखों के भीतर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का जज़्बा नहीं दिखता, और आप कहते हो कि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इसलिए बनना चाहता हूँ कि जी सर, मैंने जैसे बताता हूँ ना, मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, मैंने ये भी महसूस किया दोस्तों कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई, वो मेरी अपनी समझ थी, लेकिन आप उन्हें शब्दों में वही बातें कहते हो तो वो दिखती नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं एक एकेडमिक फ़ील्ड में इसलिए हूँ, तो उस समय मेरी आँखें भी बोल रही होती, मेरे हाव-भाव भी बोल रहे होते, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज को छोड़ के एकेडमिक फ़ील्ड को अपनाया, तो एकेडमिक फ़ील्ड के प्रति मेरा एक स्वाभाविक रुझान, मेरा एक प्यार है, तो वो चीज़ दिखती है। लेकिन वो जो शब्द मैंने अलग-अलग डायमेंशन पिछले कई वीडियोज़ में बताए, उन्हें जब आप बोलते हो तो उनमें वो सच्चाई नज़र नहीं आती। उन आँखों में आपकी वो बातें नहीं बोल रही होती है। तो मेरी एक एक सलाह है आपसे कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो आप फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और साथ-साथ एकेडमिक फ़ील्ड, मतलब एकेडमिक करियर से प्यार करो। और दोस्तों, प्यार करना ये अभी उम्र का तकाज़ा होता है, कई लोगों को पावर पसंद होती है। सच में ही ये फ़ील्ड अपने आप में एक जॉब से ज़्यादा आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करवाता है। एक शानदार दुनिया जहाँ एकेडमिक लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। केवल और केवल पावर और पैसा ही लाइफ नहीं है, और पावर और पैसा भी बहुत होता है, आप माने, लेकिन एक सुंदर जीवन है। इसलिए उस जीवन से, उस करियर से कम इंटरव्यू दो, तब तक तो प्यार करो। अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी आंखें नहीं बोल रही होगी, आपका स्वाभाविकता नहीं आएगी। तो मैं एक सच्चे दिल से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से प्यार करो, उसका सपना देखो, ताकि आपकी बॉडी में, आप बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आंखों में
वो चीज़ें दिखाई दे, आपके शब्दों का और आपकी बॉडी लैंग्वेज का और आपकी आँखों का एक तारतम्यता बने। ये बात मैं कहने के लिए, ध्यान दीजिए, कहने के लिए आप मैं सिर्फ कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। इसे जब आप करेंगे तो बड़ा बड़ा बदलाव देखेंगे आप, करिएगा इसे। और एक दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप आपके इंटरव्यू में वो पर्सनैलिटी भी तो दिखे ना। आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में वो एकेडमिशियन नहीं नज़र आ रहा। इसलिए दोस्तों एक और मैं सुझाव देता हूँ आपको कि आप जो अच्छे एकेडमिशियन हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनके व्यक्तित्व को ऑब्जर्व करो, कैसे वो बोलते हैं, कैसे उनके भीतर एक ईमानदारी होती है, कैसे उनके भीतर एक एकेडमिक एथिक्स है, अच्छे की मतलब ग्रेट पर्सनैलिटीज की बात कर रहा हूँ, कैसे उनका मन वचन और कर्म की एकाकारता है, कैसे वो एक विचार पर टिक जाते हैं, खो जाते हैं। और वो चीज़ उनको ऑब्जर्व जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ही वो चीज़ें आपके व्यक्तित्व के भीतर भी आएगी, तो वो आप कीजिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, वो है, मैंने देखा है ज़्यादातर विद्यार्थी ओवर कॉन्शियस होते हैं अपने उस पूरे के पूरे इंटरव्यू के दौरान। आप आप खुद सोचिएगा किस व्यक्तित्व को पसंद करेंगे जब आप खुद इंटरव्यू ले या किसी से इंटरेक्शन करें। कभी कभी ओवर कॉन्शियस, कभी कभी स्पीड तेज हो जाना, सांसों की गति तेज हो जाना। इंटरव्यू को इसीलिए हम कहते हैं ये स्किल है ना, ये किताबों से ही नहीं होगा, ये एक स्किल है। तो मैं एक और आपको मेरी सलाह है कि आप शांत और विनम्र रह कर के मुस्कुराने की कला को विकसित करें। और आप ऐसी स्थिति में जो आपकी विपरीत स्थिति हो उस समय भी आप शांत रह सके और आप विनम्र भी बने रह सके उस परिस्थिति में, और आप स्माइल भी करें। तो वो चीज़ मित्रों एक ईमानदार और एक जो परिणामों के प्रति ज़्यादा आसक्ति नहीं रखते ना, उसी के भीतर आ सकती है। तो वो डेवलप करो हर अपने निजी जीवन में, अपने अपने निजी इंटरेक्शन में उसको लाओ। तो एक सलाह जो मैंने कुछ रखी है वो ये है। कुछ सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ मैं आपको। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जो है वो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं है। इसमें आपको अपने विषय की नॉलेज की गहराई, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, गहराई को मापा जाता है, और उस विषय के प्रति आपकी भूख कितनी है ये देखना एक एक इसका अनिवार्य हिस्सा है। तो क्या कर सकते हैं, करना ये चाहिए, क्योंकि आपसे एक चीज आपने देखा होगा, या मैं बार बार पिछले वीडियोस में बताऊं, इस इंटरव्यू के भीतर वो नहीं पूछा जाता जो आपको नहीं आता, वो पूछा जाता है जो आपको आता है। इसलिए हर कोई अपने इंटरव्यू का एरिया कुछ तो एकेडमिक उससे फिक्स होता, कुछ आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे बायोडाटा या जॉब से जुड़ी हुई या आपकी जो ज़िले या आपके होम स्टेट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं पूछी जा सकती है। आपका अगर पीएचडी है तो पूछा ही जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछता है इंटरव्यू बोर्ड कि आपका कौन सा पेपर पसंदीदा है। या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप अगर सेलेक्ट हो गए तो कौन से एक या दो पेपर आप पढ़ाना चाहोगे। तो उसका मकसद होता है कि आपका सबसे अच्छी नॉलेज और समझ वाला पेपर उस सब्जेक्ट में कौन सा है। और उसमें भी इंटरव्यू बोर्ड ये पूछता है कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। तो क्या करें, देखिए, एक पेपर सब्जेक्ट का कोई भी एक पेपर बहुत अच्छे से तैयार करो, मतलब उसका लिटरेचर देखो अलग अलग, उसके सारे कंसेप्ट देखो। और उस एक पेपर इस एक पेपर में कई बार ऐसा होता है कि वो जो एक पेपर होता है वो थ्योरी का ही कर लेते हो। देखिए एक पेपर, लेकिन अगर आपने एक पेपर अप्लाइड कर लिया तो थ्योरी जो है किसी भी विषय की, जैसे आपने मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के हो और इंडियन इकोनॉमी आपने पेपर कहा कि इससे पूछो सर मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के या पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, या फिजिक्स में आपने ले लिया, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपने ग्रीन केमिस्ट्री ले लिया, तो आपसे केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं पूछेंगे। थ्योरी चूंकि ये एक्सपर्ट इंटरव्यू है, आपका उस विषय का एक्सपर्टाइजेशन देखा जा रहा है, इसलिए थ्योरी। और अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो थिंकर्स, कोई भी एक थिंकर, पूरे नहीं तो कम से कम एक थिंकर
आपसे पूछा जा सकता है, एक चॉइस के बावजूद भी। अगर आपका पीएचडी टॉपिक है तो निश्चित तौर पर पीएचडी तो होगा ही होगा ही। तो ये एक सब्जेक्ट का एरिया आपका जहाँ इंटरव्यू हो सकता है। उसमें भी जो ये आपका जो कोर एरिया है, कोर पार्ट है, वो 2-3 टॉपिक होते हैं उस पेपर के। मतलब एक पेपर आपका चॉइस का, उसके 3-4 जो टॉपिक है, उन टॉपिकों पर बहुत गहरे से आप अध्ययन भी करेंगे, समय भी व्यतीत करेंगे और उनके साथ आप उनको थिंकिंग करेंगे, घूमते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। और उन पे 50 क्वेश्चन, मेरा ये कहना है जो मैंने समझ रखी है इस पूरे में कि आप क्या कर सकते हो। 50 क्वेश्चन बायोडेटा पे बनाओ, जिसमें आप क्यों बनना चाहते हो, क्या गुण है, पीएचडी क्यों की, ये क्यों टॉपिक क्या लिया, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आपका एकेडमिक ये विषय क्यों लिया, गैप क्यों है, जॉब से संबंधित 50 क्वेश्चन के आसपास बनाओ। 50 क्वेश्चन जो है वो किसी एक पेपर के 3-4 टॉपिक लो और उनके साथ साथ कुछ थ्योरी और थिंकर्स, एक थिंकर्स अगर है तो वो चॉइस का 50 क्वेश्चन, यहाँ 50 का पैकेट ये बनाओ। और 50 क्वेश्चन जो है अगर आपकी पीएचडी है तो वहाँ पीएचडी के अलग अलग डायमेंशन से बनाओ और पहले उन्हें लिखो और फिर उनका अभ्यास करो। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी कंसेप्चुअलिटी नहीं है उसमें, तो विषय को आप सरल भाषा में, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज के भीतर समझो और सरलता के साथ उन्हें कुछ पॉइंट वाइज नोट कर लो और फिर आप उन्हें बोलने का अभ्यास करो। आप खुद बोल के देखिए कि आप अपने आंसर से संतुष्ट है क्या। मैं मेरे पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम में जब मैं आपसे 1 to 1 बैठता हूँ, मैं यही तो काम करता हूँ। मैं दोबारा जब आजकल तो 2 बार बैठने लग गया, तो उसमें क्या करता हूँ कि आप ही के लिखे हुए उत्तर को आपसे सुनता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि आप संतुष्ट है? बोले नहीं। इतना बड़ा देने की जरूरत है? बोले नहीं। चलो छोटा करो, उसे 4 बार बुलाता हूँ फिर भी सही नहीं आता, फिर मैं बोल के बताता हूँ। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको एक आंसर फ्रेम करना आ जाता है। तो हम ज्ञान कितना भी दे, बातें आप कर सकते हो, लेकिन बिना अभ्यास के आप में एक इंटरव्यू की कौशल, जो स्किल होती है आंसर देने की, वो डेवलप नहीं हो सकती। अब यहाँ 2 चीजें हैं। आपको फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन एनालिटिकल पार्ट, कंपैरिजन पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट, कंसेप्चुअल की तो मैंने बता दी कि लैंग्वेज सिंपल करो और पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट नोट करो। लेकिन ये एनालिसिस और जो कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन जो है वो कहीं से उधार मत लो, वो खुद करो। और एनालिसिस के भीतर आप सिस्टम अप्रोच को लाओ। सिस्टम अप्रोच क्या होती है कि हर एक व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, होती है हमेशा ही। जैसे भारत की राज व्यवस्था, भारत की जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, तकनीकी व्यवस्था है, या जो है और जो दूसरी तरह का जो प्रबंधकीय व्यवस्था है, जो ये सारी चीजें हैं उनका एक हिस्सा है। तो इनका बदलाव उससे भी आता है। तो हर चीज के जो अलग अलग डायमेंशन होते हैं कि आप विश्लेषण करो तो इसका आर्थिक पक्ष क्या होगा, सामाजिक पक्ष क्या होगा, राजनीतिक पक्ष क्या होगा, सांस्कृतिक पक्ष क्या होगा, अलग अलग डायमेंशन से सोचना शुरू करो और अपने आंसर में वो डायमेंशन को डालने लग जाओ। तो ये धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक ये डेवलप होने लगेगी। और एक होती है अपना ओपिनियन दो। तो अपना ओपिनियन दो तो किसी और का नहीं मांग रहे, आपको अपना ओपिनियन बताना है। ये नहीं कि फला ने ये कहा। ये तभी आ सकता है जब एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कुछ समय उस पर मंथन करो, खुद को खुला छोड़ो, खुद की क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को भीतर आने दो और कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे। मतलब आप बिलीव नहीं करते हो कि हमारे मस्तिष्क में या हमें ईश्वर ने इतनी इतनी असीम क्रिएटिविटी दी हुई है। आप दूसरों के विचार सुन के, जैसे मान लीजिए कि आप मुझे सुन के हो सकता है आप प्रभावित होते हो कभी, मुझे पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन आपको लगता है कि देखिए सर कितने तरह से बात करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो ज़रूर कुछ बच्चे कहते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। ये आप सबके भीतर इससे भी 1000 गुना ज़्यादा है, सभी के भीतर होती है। बस हम लोगों ने क्या किया है कि ये रील की दुनिया में टिकना बंद कर दिया। हमारा स्थिर भाव खत्म हो गया। हम अपने आप को फ्री नहीं छोड़ते हैं, लगातार किसी और पे डिपेंडेंसी बढ़ा दी है। हमारे मस्तिष्क
की जो क्रिएटिविटी है उसको खुला छोड़ो। इसीलिए मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक बड़ी ऑनेस्ट और बहुत ही फॉलो करने वाली आपको एडवाइस देता हूँ कि आप पढ़ो कम, सोचो ज़्यादा और खुश रह के सोचो, अपने आप पे विश्वास रख करके उसे करो। तो ये कहने में ये है कि ये चीज़ें बड़ी आसान होती है, करोगे तो बहुत मुश्किल काम होता है, ये चीज़ रखो। कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक विचार या एक वस्तु को ऑब्जर्व करना सीखो, एक विचार पर टिको, लंबे समय तक उस पर डूबना सीखो। या कहीं जैसे घूमने गए आप, तो उन चीज़ों को देखो जो जिनको जिनको नहीं देखते हैं। कोई पक्षी बैठा है तो पक्षी को निहारो, कोई फूल है तो उसको देखो, जिससे क्या हो कि आप में एक स्टेबिलिटी आए। तो उधर जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में ठहराव आएगा और वो आपके इंटरव्यू में दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा कि सृजनात्मकता विकसित होगी। रील ना देखिए, मैंने बाद में लिखा कि इससे क्या हुआ कि आपका ठहराव खत्म हो गया है। ध्यान रखना, थोड़ा कम देखना, है ना। आदत है, आदत कोई भी हो वो अच्छी नहीं होती है। ये एक बात ज़रूर बहुत काम की है, वो है कि आप ईमानदार रहने का, स्पेशली ईमानदार बोलने का अभ्यास करो। ये इंटरव्यू में एकदम से डेवलप नहीं होता है मित्रों। आपके पास जितना भी समय है उसमें आप एक अभ्यास के तौर पे लाओ कि आप लोगों से जब भी बातें करो, मित्रों से, परिवार से, ऑनेस्ट, कम लेकिन ईमानदार। आपको लगता है कि आप दो बातें से बोल देंगे, धीरे धीरे वो व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। आ, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अगर आपका किसी गुरु पे और मित्र पे विश्वास नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मित्रों, कोई भी गुरु या शिक्षक हो वो इतना सक्षम तो होता है कि वो आपकी नैया पार लगा दे। इसलिए गुरु चुनो, एक चुनो, मतलब जिस पे आस्था और विश्वास हो। ये अलग अलग जगह आपके जो सेंटर पॉइंट होते हैं आपके विश्वास के, इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं टिक रहे हो। हर गुरु कोई भी हो इतना सक्षम है, आपको दिशा देगा वो। इसलिए एक जगह विश्वास रखो, एक कोई दोस्त बनाओ जिस पे भी विश्वास करो। नहीं है उसको ईमानदारी सी चीज़ें बताओ, ईमानदारी सी उसकी बातें, उसका कोई फीडबैक आपके प्रति है तो सुनो। कभी कभी आप अपने जो मित्र हैं, जो आप बहुत क्लोज मित्र हैं, उनसे उनसे चुपचाप जाके पूछो, बताओ मेरे भीतर कोई कमी है, बता। मतलब उन्हें कहना कि मैं थैंक्स दूंगा, आप बताओ ईमानदारी से। वो आपने सुना हमारे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उन्हें पता होता, वो बताते नहीं है, तो उनसे सुनो। तो जो है, आप विश्वास रखिए किसी एक गुरु पर, एक मित्र पर पूरा रखिए। कम आए ज़्यादा आए, जब तक आपका विश्वास नहीं टिकेगा आप उससे सीख नहीं पाएंगे। अभी जो हमारा जो बच्चे सफल हुए उनसे जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, जो अभी जिन इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, तो मैं करवाता रहता हूँ जूम पे सभी बच्चों के साथ में। उनका यही था, उनका विश्वास था। और वो विश्वास से मैं उनको पहले ही कथन में कहता हूँ, नहीं नहीं अप्रिसिएशन मत करना, आप मेरी बड़ाई मत करने लग जाना। लेकिन उसके बावजूद फिर वो रोकने के बावजूद वो जो कहते हैं, तो वो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इम्प्रूवमेंट करवा दिया या कोई बड़ा काम कर दिया। मैं समझता हूँ वो नहीं है, बात विश्वास की है। विश्वास है तो फिर बेनिफिट होगा, पक्के तौर पर बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो इस विश्वास करना सीखो। व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बार बार अपने सब्जेक्टों के आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम बना लेते हो और उस पर कितनी मेरिट जाएगी, कितना क्या होगा, किस मेंबर कौन सा क्या पूछ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इनसे भी आगे बढ़ के बात जो जो आपके परिवार वाले करेंगे आपसे, है ना, वो बात करेंगे कि क्या जोड़ तोड़ हो सकता है, अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, वहाँ से अप्रोच लगाओ। अब हर कोई, हर परिवार के लोग ही सक्षम होते हैं इतने, वो जाते हैं इधर उधर, फिर उधर ध्यान चला जाता है। बचो, मेरी सलाह, बचो इन सब से। ये आपकी चित्त की स्थिरता को डिस्टर्ब करेंगे, इनसे डिटेच हो। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो सिर्फ मैंने ये देखा है कि वो इनके भीतर ओवर कॉन्शियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं।
और फिर जो उनका आउटपुट होता है वो निश्चित तौर पर ही चाहिए, मतलब आप इस पे मानो या नहीं मानो, पुअर होगा। तो इससे आप बचो। इसी तरह से ये एक ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है लिटरेचर। इस इंटरव्यू की जान है, आत्मा है लिटरेचर। आपको कितना नॉलेज है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपने विषय का कितना लिटरेचर पता है, अपने विषय की कितनी इंस्टीट्यूशंस और उनसे निकलने वाली मैगजीन्स या जर्नल्स का पता है। अगर आप पीएचडी किए हुए हो तो पीएचडी से संबंधित कितना लिटरेचर, उससे संबंधित जर्नल्स, उससे संबंधित दूसरी थीसिस की कितनी जानकारी है, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप बता नहीं पा रहे हो लेकिन आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर पढ़ भी नहीं रखा है लेकिन आपको जानकारी भी नहीं हो, तो फिर मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि भले ही आप सेलेक्ट हो जाओगे लेकिन आप इस करियर के लिए नहीं बने हो। लिटरेचर की जानकारी पहली शर्त है। इसलिए आप अपने विषय के जितने पेपर बनते हैं उनको एक तरफ लिखो, उनकी बुक लिस्ट देखो, यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जाके ढूंढो। और उस इस संबंध में मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के जो अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे ग्रेट पर्सनैलिटीज एकेडमिशियन है, उनसे भी पूछो कि फला पेपर में कौन सी बुक्स होती है। आप देखा करो, जब यूनिवर्सिटीज लेवल पे हम लोग एक विषय के एक्सपर्ट न होके एक विषय में एक पेपर के एक्सपर्ट रह जाते हैं, तो उस पेपर की बहुत सारे लिटरेचर, उसमें भी कौन सा लिटरेचर ऑथेंटिसिटी रखता है उसकी जानकारी है। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, आपका इंटरव्यू कोई इतना मायना नहीं रखता, कोई एक अच्छा लिटरेचर आपका ऐसा बताया और वो आपके इंटरव्यू बोर्ड को पसंद आ गया, आपको बहुत आगे ले जाता है। तो इसका इसका बहुत ध्यान रखो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि बहुत सारे समय इंटरव्यू में ऐसा आता है जब आप एक द्वंद्व की स्थिति में, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हो, डिलेमा में फंस जाते हो और उस समय निकलने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि आपके आंसर के भीतर से ही तो दूसरा क्वेश्चन आता है। तो इंटरव्यू बोर्ड हमेशा आपके आंसर के मिस्टेक से पकड़ता है और ऐसे आपने कोई ओपिनियन दिया, उसमें से एक चीज़ पकड़ के फिर आपको ऐसी स्थिति में ला देता है जहां आप गलत साबित होते हो या आपको सॉरी कहना पड़ता है। या क्योंकि ओपिनियन में सॉरी कहना, फैक्ट में तो सॉरी कह सकते हो लेकिन ओपिनियन में सॉरी कहना, एनालिसिस में सॉरी कहना, या पहले गलत बोलना और फिर उसको कहना कि मैं गलत था, तो ये एक स्थिति अच्छी नहीं रहती इंटरव्यू में। इसलिए मैं ये दो तीन चीज़ों के लिए कहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, चाहे वो आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, जो हमारी प्रियम्बल के वैल्यूज, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, उनकी एक स्पष्ट समझ हो और उनको भीतर से आत्मसात भी करो, क्योंकि वो आपकी समझ होगी और आप उसे आत्मसात करेंगे तो ही टिके रहोगे। और एक होती है इंटेलेक्चुअल एथिक्स, थोड़ा सा देखना इसे, इस पे भी कभी चर्चा करेंगे। एक नैतिकता होती है, अकादमिक नैतिकता, उसकी जानकारी हो। अकादमिक नैतिकता का एक पैरामीटर ये भी होता है कि आप निडर होकर के किसी की आलोचनात्मक पक्ष बोल रहे हो तो बोलेंगे। ये सिविल सर्विसेज से बिल्कुल अलग है। सिविल सर्विसेज में हम पॉलिसीज की आलोचना करें तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन एकेडमिक चीज़ों के भीतर ये चीज़ की एक एथिक्स है। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी का ये लूपहोल है, कमजोरी है, तो बताना चाहिए। तो इस ये तभी बता पाओगे जब आपको एक इंटेलेक्चुअल एथिक्स की जानकारी होगी और उसको अच्छे से फिर विश्लेषण का मैंने बताया था, सिस्टम अप्रोच रखेंगे। बोर्ड टीचिंग पे मैं अलग से भी बताता हूँ, यहाँ तो बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा, बोर्ड टीचिंग को गंभीरता से लीजिए, सीरियसली लीजिए। एक अच्छे टीचर को पढ़ाते हुए देखिए। आपका बोर्ड टीचिंग में जो सबसे कमज़ोर पक्ष होता है वो आपका आई कांटेक्ट रहता है। तो आप एक अच्छे टीचर, अभ्यास के साथ साथ खुद के भीतर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करें। तो आएगा तो अभ्यास से ही, लेकिन फिर भी आप इसे सीरियस नहीं ले रहे हो। और ये केवल अभ्यास से नहीं, इसके लिए रुचि होना, क्योंकि ये स्किल है। इंटरेस्ट लो टीचिंग में, आप उसमें क्रिएटिविटी लाओ और अच्छे टीचर्स को ऑब्जर्व करो। ये चीज़ आप जरूर करें। एक ऐसी चीज़ जो कभी भी हम फीडबैक देते हुए भी बड़ा हेजिटेशन रखते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जो मैं आपको ज़रूर साझा करना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी गुड फिजिकल अपीयरेंस और एनर्जी लेवल मायना रखता है। हम जब साक्षात्कार लेते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के, मतलब हम उन्हें जब देखते हैं बैठे हुए
बोर्ड टीचिंग पे, ओबेसिटी के शिकार हैं, डलनेस है। आप कहें कि क्या इनका मायना होता है, नहीं होता, मतलब ये एक सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी फिटनेस, एक अच्छा एनर्जी लेवल मायने रखता है। ये बात मैं विशेषकर उन विद्यार्थियों से कह रहा हूँ जिनके ओबेसिटी है। थोड़ा व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, खान-पान बिल्कुल अच्छा रखें। ये चीज़ें जब अच्छी होगी तो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। तो ये कोई कहता नहीं है, लेकिन ये महसूस करता है। तो एक अच्छा एनर्जी लेवल, एक अच्छी फिटनेस, एक अच्छी स्माइल, एक अच्छा व्यक्तित्व, नहीं, एक अच्छे व्यक्तित्व के तो सारे हिस्से है ही। तो मैं कहूँगा आप व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खान-पान रखें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, विटामिन सी लें, आंवले का सेवन करें। इंटरव्यू से पहले कोई बीमार, कोई ऐसी जुकाम वगैरह कोई ऐसी चीज़ें ना हो। अच्छा रखें अपने आप को, क्योंकि उस समय वो अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होता है ना कि जो कहते नहीं, लेकिन ये मायना रखती है मित्रों। और फिर मैं कहूँगा कि अच्छी इमेजिनेशन करें। इमेजिनेशन करें कि आप एक अच्छे एकेडमिशियन बन रहे हो। इमेजिनेशन करें कि आपका एक अच्छा इंटरव्यू होगा ही होगा। विश्वास रखें अपने आप पर। और दोस्तों, लास्ट में एक बात ज़रूर, इस बात के साथ मैं अपनी इस बात को तो कम से कम ख़त्म करता हूँ कि आप इंटरव्यू बोर्ड को का होवा ना पालें। उसे एक रेस्पेक्टेड फ्रेंड की तरह, मतलब आप वर्ड सुनिएगा, उससे एक रेस्पेक्टेड फ्रेंड की तरह मानिए कि वो हमारा एक रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स होंगे। वो, मैं फ्रेंड्स नहीं बोला हूँ, रेस्पेक्टेड मतलब उनसे हम एक बराबर के लेवल पे बात करेंगे, लेकिन वो रेस्पेक्टेड होंगे। हमारा उनके प्रति कोई सम्मान कम नहीं होगा। और ये डर भीतर से निकाल देना चाहिए कि आपके नंबर कम या ज़्यादा आएँगे। आपको जो चीज़ें आपके भीतर है, उसका ईमानदारी से जो पूछा गया है, उसको बहुत मुस्कुराते हुए, सहजता से आपको जवाब देना है। ये भाव अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें आज बताई है, आप इन्हें थोड़ा एडॉप्ट कीजिए, आत्मसात कीजिए। मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम हम लोग जो कर रहे हैं, वो इसी नेचुरलिटी को बनाए रखने में, इसी अभ्यास को बनाए रखने में, और इसीलिए अ, इतने सारे विद्यार्थी, चूँकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही कहाँ, मैं ही आपसे लगातार संवाद करता हूँ। तो अब तक 400 विद्यार्थियों से, उनमें से कम 100 के आसपास इंटरव्यू हो चुका है। तो एक विद्यार्थी से 4 या 5 घंटे तो मेरे व्यक्तिगत जाते हैं, तो आप 100 का तो 500 घंटे तो हो गए। पिछले 4 महीने की बात है ये तो। और अधिकांश विद्यार्थियों से 1-1, 2-2 घंटे तो मैंने कर ही लिया होगा। तो सोचिएगा, 800-900 घंटे मैंने पिछले 4 महीने में आपके साथ संवाद किया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मैंने आपसे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, अलग-अलग विद्यार्थियों को सीखा है। विशेषकर जैसे जिनकी पीएचडी होती है, तो उस पीएचडी का पहले मैं स्टडी करता हूँ नेट पे जाके, और जाके उसका पूरे डायमेंशन देखता हूँ मैं, ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। आपका कोर ऑफ इंटरव्यू रहता है, तो मैं उसी समय देखता हूँ। कई बार तो आपसे डिस्कस करते समय मैं डीप में जाके देखता हूँ उस पार्ट को। मुझे बहुत सारे विषयों से आपने अवगत करवाया। तो हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एक हाइब्रिड प्रोग्राम है ये, जो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों का मिक्स मॉडल है। जो 1 टू 1 होता है, इसमें 5 एक्टिविटीज़ हम रखते हैं। तो ये जो 1 टू 1 जो है, ये एक लॉन्ग डिस्कशन है, जिसमें मॉक भी होता है, बोर्ड टीचिंग भी ज़रूरत पड़ने पे देखता हूँ, बायोडाटा भी होता है, और उससे आपका एक कोर एरिया ऑफ इंटरव्यू फिक्स हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों है। ऑफ़लाइन जयपुर में है ये, जो आपको बाद में मैं अभी बताऊँगा कि कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। बोर्ड टीचिंग के सेपरेट सेशन रखते हैं। अलग से 2-3 टॉपिक जब आपके अच्छे तैयार हो जाते हैं, तो अलग से, और जो ऐप है सीबी कैंपस ऐप, जिस पे पूरा प्रोग्राम चल रहा है, उस पे ये सारे वीडियो अपलोड भी रहते हैं। इसी तरह से ओरिएंटेशन सेशन होते हैं। बहुत सारे अलग-अलग लोगों से, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ ऐप पे डाल रखा है। बहुत सारे अलग-अलग लोगों से हम इंटरेक्ट करवाते हैं। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस शेयरिंग प्रोग्राम होता है, ताकि आपका ब्रेन में एक एटमॉस्फेयर बने।
हर वीक कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये ऐप पे है बहुत सारे वीडियो और ये जूम पे ही चलता है। और इसी तरह से एक्सपर्ट मीट, जो ये भी मोस्टली हम जूम पे डिस्कशन ज़्यादा करते हैं इसको। किसी एक्सपर्ट से एक सब्जेक्ट पे क्या, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता लेकिन उस पे एक डिस्कशन हो सकता है, लिटरेचर बताया जा सकता है और फिर एक फाइनली मॉक इंटरव्यू होता है, एक मॉक इंटरव्यू होता है। तो कैसे एनरोलमेंट हो सकता है, इसके लिए सिंपल तरीका है। वो तरीका है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके सीबी कैंपस ऐप है वो डाउनलोड करें और उस पर फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का एक कोर्स है, उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और उससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो फिर आप ये 7412902955 पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ कहीं ये नंबर गलत तो नहीं है। तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, नहीं ठीक है, आप मुझसे अगर आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि वैसे तो ज़रूरत होती नहीं है, मैं सारी चीज़ बता देता हूँ, तो फिर मैं मेरे नंबर, मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई ऐसा मैं मेरा नंबर नहीं देता, मैं देता हूँ आपको 9887898181, लेकिन आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। मैं खुद आपको बताता हूँ कि इस समय मैं फ्री रहूँगा। कॉल तो शायद आप नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे सीधे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज डिस्कस की हैं। बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में अलग अलग डायमेंशन बताए हैं, एनईपी पे बताया, बोर्ड टीचिंग पे है, बहुत सारे डायमेंशन बताए हैं। और मेरी ऐप पे तो मैंने बहुत अलग अलग चीज़ों पे बताता ही हूँ। तो निश्चित तौर पर ही मुझे विश्वास है कि आज जो मैंने कुछ चीज़ें बताई और बड़ी गंभीरता के साथ में मैंने ये बताने की हिम्मत भी की है आज। तो आपको ये आप इन्हें थोड़ा सीरियसली लीजिए और इनका ध्यान रखिए कि आप लीक ना पीटें, आप कोई भेड़-चाल ना करें। अपना एरिया ऑफ इंटरव्यू को तय करें, उन पे सवाल बनाएँ और आपके व्यक्तित्व के भीतर एक बेहतरीन एकेडमिशियन, एक ईमानदार एकेडमिशियन, वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी के भीतर आए, वो उत्साह उसके प्रति एक प्रेम, उसके प्रति समर्पण, वो जज़्बा, वो आपकी आँखों में दिखे। आपके शब्दों का और आपकी आँखों का और आपकी बॉडी लैंग्वेज का तालमेल हो। तो मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज मैंने आपको कुछ बातें बताई है वो आपको मदद करेगी। आप लोग कमेंट भी लिखा करें नीचे, जिससे कि मुझे आगे थोड़ी-सी प्रेरणा मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग संवाद करते हैं। और मैं लगभग हर कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ, तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर और किसी मुद्दे पे आप बताइएगा किस पे बात करते हैं। बहुत सारे पहलू हैं, मैं अलग-अलग कुछ कंसेप्ट लिए थे, उन पे मैं नहीं बना पा रहा, काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस पे मैं आपसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुखातिब हूँ। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, वो भी उसमें भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, लेकिन आज मैंने केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक जो इंटरव्यू है उसी पे चर्चा की है। तो अब ख़त्म करें। चलो दोस्तों, नमस्कार।